जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज मैं दिल्ली में हूँ। मेरे सामने राष्ट्रपति भवन है और पीछे आप जैसा कि देख सकते हैं इंडिया गेट है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो महिला विकास को लेकर के है, वो भी राजनीति में। आखिर महिलाओं के साथ राजनीति में कैसा व्यवहार हो रहा है, ख़ास तौर पे उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और वो मासूम ये बात नहीं समझ पाती हैं। इसी बात पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कंगना रनावत को लेकर के एक खबर देखिए। 272 करोड़ का वो प्रोजेक्ट जिसका नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया, उसके विरोध में कंगना रनावत उतर गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना रनावत उसके विरोध में उतर गई, इस बारे में मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में ईडी और संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों के साथ मिलकर जबरन वसूली की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। पहले मैं बात करूँगा कंगना रनावत पर, फिर मैं बात करूँगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कंगना रनावत का मुद्दा क्या है। आखिर बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे को लेकर खराहल और कसावटी घाटी के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बार बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है, रोपवे बनने से उनका रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि रोपवे निर्माण में कई पेड़ों को काटा जाएगा। ऐसा कहना वहां की जनता का है और कंगना रनावत उनके साथ उतर आई हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो वहीं कंगना के लिए खुशखबरी भी है। कंगना की फिल्म CBFC ने 13 बदलावों के साथ इस मूवी को UV प्रमाण पत्र के लिए मंजूरी दे दी है। अभी फ़िलहाल में कंगना रनावत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है, लेकिन इससे पहले जिन महिलाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई थी उनके साथ बीजेपी ने कैसा व्यवहार किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कंगना रनावत के बारे में ही जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले कंगना की एंट्री बीजेपी में हुई। साल 2018 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी में लाई गईं। कंगना ने किसानों का अपमान किया तो बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर कंगना ने क्षमा मांगी। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी अनेकों बार प्रहार किया। मंडी से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद थीं। फिर कांग्रेस के विक्रमादित्य को उतारा गया था, फिर कंगना को बीजेपी की तरफ से उतारा गया था और फिर कंगना इलेक्शन जीत गई थी। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के वक्त लोगों के साथ रेप किया गया। साल 2018 में मालेगांव विस्फोट की आरोपी रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से इलेक्शन लड़वाया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीत गईं। अब हम जान लेते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या क्या बयान दिए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मानती हैं कि गांधी गलत हैं और गोडसे देशभक्त हैं। इस बयान पे बहुत बवाल मचा था उस वक्त, और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और मोदी जी ने अपने खुद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रज्ञा को कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये मोदी जी ने खुद कहा था। प्रज्ञा ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी रहे शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया तो देवेंद्र फडणवीस को इस पर सफाई देनी पड़ी थी, जिसके बाद 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा का टिकट काट दिया था। अब आइए अगली महिला पर, स्वाति सिंह बीजेपी नेता दयाशंकर की पत्नी हैं। दयाशंकर ने बहन BSP सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया था, फिर बीजेपी ने दयाशंकर को निकाल दिया था, फिर स्वाति सिंह आगे आ गईं। 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनी तो स्वाति को मंत्री बनाया गया। फिर क्या, वह मंत्री रहते एक बियर शॉप का उद्घाटन करने पहुंच गईं। पार्टी दूर हो गई। फिर एक महिला CEO को धमकाते नजर आई। इस पर यूपी के DGP को बयान देना पड़ा। आखिर में एक ऑडियो में वह अपने पति पर आरोप लगा रही थी। फिर 2022 में बीजेपी ने स्वाति सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता थी, टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक हदीस का जिक्र कर दिया। उस वक्त काशी मथुरा विवाद पर चर्चा चल रही थी। वीडियो शेयर हुई और मुसलमान भड़क गए। नुपुर को कत्ल करने तक की धमकियां मिल रही थीं। तब बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। ये बात 2022 की है। अब कंगना पर आते हैं। बीजेपी की इन महिलाओं का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि कंगना रनावत जिस पथ पर चल रही हैं उनका भविष्य क्या होगा वो आप लोग तय कर सकते हैं। मैं उनके बयान जो हैं आपको एक बार एक करके बताता हूं कि वो पिछले क्या क्या बयान देते हुए आ रही हैं और जिस तरह का व्यवहार बीजेपी ने इन महिलाओं के साथ किया है जो निष्कासित कर दी गई हैं पार्टी से। क्या कंगना के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अब मैं बयान बताता हूँ।
कंगना का पहला बयान है, हिमाचल सरकार कर्ज लेकर सोनिया गांधी को देती है। अगर हम रिलीज फंड देते हैं तो इसे सीएम राहत कोष में जाना चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं कि यह सोनिया राहत कोष में जाता है। दूसरा बयान, मैंने जिस तरह से फिल्म बनाई है मुझे इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा सपोर्ट। मैं अन्य भागीदारों के साथ फिल्म की निर्माता हूं और देरी से रिलीज़ होना सबके लिए नुकसानदेह है। तीसरा बयान, पीएम मोदी ने जन्म नहीं लिया, वो अवतरित हुए हैं। ऐसा लगता है महिलाओं के लिए मसीहा सा आ गया है। पिछले 10 सालों में इतना काम किया है, ऐसे लगता है कि वो वंचितों के उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। अब आते हैं चौथे बयान पे। ये वीडियो मेरी दूसरी फिल्म वो लम्हे के म्यूज़िक लॉन्च का है। उन दिनों मैं एक युवा लड़की थी और हर युवा लड़की की तरह ही अपनी सूरत और रंग से नफ़रत करती थी। कोई भी युवा महिला अपने आप को सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं मानती। शायद यही है जो उन्हें कमज़ोर बनाता है। यहाँ मैं मंच पर खुद को लेकर अनिश्चित दिख रही हूँ, मगर जैसे मैं पहले दिखती थी वैसे दिखने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ केवल लुक की बात नहीं कर रही, मैं पहले के जैसे ही एक्टिव दिखना चाहती हूँ जिसकी पहले मैंने प्रशंसा की थी। कंगना ने मंडी कुल्लू में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तब किया जब सब कुछ शांत हो गया था। उन्हें बरसात में नहीं आना था क्योंकि मेकअप ख़राब हो जाता, ऐसे में पहचाना मुश्किल हो जाता कंगना है या उनकी माँ। अब मैं आपको उन फिल्मों के नाम बताऊँगा जो पिछले कुछ 1-2 वर्ष पिछले आई हैं और एक फ़िल्म तो अभी रिलीज़ होने वाली है और उसका नाम भी इसमें लिस्ट में शामिल है। और ये सब मैंने गूगल से उठाया है। IMDb की जो रेटिंग है, IMDb की जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ से इन सारी फ़िल्मों के नाम उठाए हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फिल्म द कश्मीर फाइल्स, दूसरी द केरला स्टोरी, तीसरी मोदी, चौथी हूरें, पाँचवीं मैं अटल हूँ, छठी स्वतंत्र वीर सावरकर, सातवीं द वैक्सीन वॉर, आठवीं बस्तर द नक्सल स्टोरी, नौवीं गोधरा, 10वीं द साबरमती रिपोर्ट जो कि अभी आने वाली है, 11वीं आर्टिकल 370, 12वीं रजाकर द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, 13वीं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब जो फिल्मों के मैंने नाम आपको बताए, क्या एक भी फिल्म आप रिलेट कर पा रहे हैं? या आपके घर में जो बच्चा जिसको आप CA बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, क्या वो इस पिक्चर को देखेगा? और अगर देखेगा तो किस कारणवश देखेगा? कोई मुद्दा है क्या इसमें? हमारे भारत देश का इतिहास बताया गया है इन फिल्मों में? क्या बताया गया? ये सिर्फ BJP प्रोपेगेंडा पार्टी की फिल्में हैं। और IMDb जो गूगल पे मैंने देखा उसमें साफ साफ मैंने सर्च किया था BJP प्रोपेगेंडा मूवीज़, ये 13 फिल्मों के नाम आए थे। और ये क्या दे रहे हैं देश को? जैसा कि ये फिल्म बना रहे हैं गुजरात फाइल्स, गुजरात के ऊपर। मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, आप किताब पढ़ लीजिए द गुजरात फाइल्स, मैंने खुद पढ़ी है। राना अय्यूब बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है द गुजरात फाइल्स। उसमें मतलब अगर आपने वो किताब पढ़ ली तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक बुक ही काफ़ी है, वो बुक समझने के लिए काफ़ी है कि भारत में क्या हो रहा है और गोधरा में क्या हुआ था, सारे कांड, सारा कुछ कारनामा। वो बुक वैसे बैन कर दी गई थी, फिर भी राना अय्यूब वो बुक मिल जाएगी आपको, खैर अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल है, वो बुक ज़रूर पढ़िएगा। अब हम आते हैं दूसरी खबर पर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में जो खबर है वह मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार 27 सितंबर को आदेश दिया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जाए। उन्होंने कथित तौर पर ईडी का उपयोग करके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के लिए धन की उगाही की। ये फैसला एक गैर सरकारी संगठन जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष कार्यकर्ता आदर्श अय्यर द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। यह आदेश पारित हुआ याचिका में ईडी बीजेपी जेपी नड्डा, कर्नाटका बीजेपी हेड विजेंद्र और पूर्व बीजेपी एमपी नलीन कुमार कतील का भी नाम इसमें शामिल है। ईडी वित्त मंत्री के तहत काम करता है। कई संवैधानिक पदों वाले लोगों के साथ साजिश रची। एल्यूमिनियम और तांबे की दिग्गज कंपनियां वेदांत, स्टरलाइट, अरबिंदो फार्मा पर चुनावी बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ से अधिक की रकम वसूलने के लिए छापे मारे। चुनावी बॉन्ड वचन पात्र के समान है। और अरबिंदो फार्मा के निदेशक हैदराबाद स्थित व्यवसायी P शरत चंद्र रेड्डी को ईडी ने 11 नवंबर 2022 को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के
5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसे 21 नवंबर बीजेपी ने भुना लिया। माफ़ करना, मैं आपको यह बताना भूल गया कि यह खबर कहाँ से मैं लेके आया हूँ। यह खबर मैंने द न्यूज़ मिनट पर देखी है। द न्यूज़ मिनट वेब पोर्टल है, वहाँ पर यह खबर प्रसारित की गई थी, वहाँ से यह खबर मुझे पता चली। जून 2023 में सरकारी गवाह बनने के बाद अरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में बीजेपी को अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का दान दिया। कुल मिलाकर कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी को, 15 करोड़ रुपए भारत राष्ट्र को दिए गए समिति और तेलुगु देशम पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए दिए। आज पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू में थे। आज वहाँ पर उन्होंने अपनी चुनावी भाषण दिया। वो बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जम्मू, हरियाणा, ये जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का कब्जा कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कानूनी पदाधिकारियों का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। यह एक बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और किस तरह के टॉपिक्स आप लोग पसंद करना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।